Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to start with a Vision IS monthly current affairs series. तो मैं इस साल की मई मंथली करंट अफेयर्स से लेके फॉर द नेक्स्ट मई 2025 तक, जो कि पूरा विजन यूपीएससी में एक साल का जो करंट अफेयर आता है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। और मैं मई जून जुलाई का थोड़ा थोड़ा मैं एक एक टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करा चुकी हूँ। और आज जो मैं आज अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स का टॉपिक शुरू करा रही हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। दिस इज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अगस्त की मंथली करंट अफेयर्स में शुरू करा रही हूँ। तो उसका पहला जो टॉपिक है वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका वो है द कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट 2025। सॉरी फॉर द वॉइस एंड सॉरी फॉर द थिंग्स इफ सी अभी मैं क्या सिंस आई एम एट होम सो आई एम नॉट टीचिंग यू ऑन द बोर्ड, आई एम टीचिंग यू बाय रीडिंग दिस थिंग्स। मैं आपको चीजों से समझा रही हूँ और एट द सेम टाइम में प्रेजेंटेशन जो है मैं बुक से विजन आईएस मंथली ऑफ करंट अफेयर्स की जो बुक है उससे मैं आपको बाय रीडिंग करके मैं आपको चीजें वर्ड टू वर्ड आई मेक श्योर कि मैं एक एक वर्ड आई मेक श्योर कि मैं इसमें विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स है उसका एक एक वर्ड में बहुत डिटेल में वर्ड में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आई नो काफी लोगों को जो बिगनर्स होते हैं स्पेसिफिकली उसकी जो विजन आईएएस की जो मंथली करंट अफेयर्स की जो इंग्लिश होती है उसको समझने में उसको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। तो मेक श्योर करूंगी कि मैं एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि बिल्कुल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जो बिगनर्स हैं वो भी इसे आसानी से समझ जाएंगे, जो एडवांस लेवल के हैं वो भी इसे आसानी से समझ जाएंगे। पहले मैं आपको चीजें समझाऊंगी, देन आई विल टीच यू विद द विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स की जो बुक है उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वो बाय रीडिंग दैट, ताकि आपको समझ में भी आएगा। पहले मैं आपको समझाऊंगी फिर मैं आपको रीड कर लूंगी, उस हिसाब से देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका फर्स्ट टॉपिक है अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। द फर्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल 2025। सबसे पहले क्या जितने भी याद रखना पॉलिटी में मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं वही सारे मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो पास हुआ है बिल है, इट्स अ बिल, इट्स नॉट येट अ लॉ, इट्स अ बिल। तो बिल है द कॉन्स्टिट्यूशन 130 ठीक है 130th अमेंडमेंट बिल 2025 जो है वो रिसेंटली अगस्त में पास हुआ है। अब ये किस चीज के बारे में है? तो क्या हुआ, इससे पहले रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर जो है ही हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 इन लोकसभा। ठीक है, उन्होंने लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। मोर ऑन द न्यूज। अब ये बिल किस चीज के बारे में बात करता है ना? तो अब देखो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। And before I move forward, I request to all the students, please open your Vision IAS book in front of you. आप एक बार जो भी आप PDF फॉर्म में है या बुक फॉर्म में है उसको एक बार अपने सामने खोल लें। जो मैं बोलती जा रही समझाती जा रही हूँ उसको एक बार देखते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। Since I am at home, so I have to teach this thing with the मैं presentation से by reading it मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, otherwise I would have teach you on a board. तो और इसका जो मैं शॉर्ट नोट है इस पूरे इसका कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल का इसका जो शॉर्ट नोट है समरी में दैट आई विल प्रोवाइड यू एट द एंड, मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, इसका तो अब क्या है, अब ये बिल किस चीज के बारे में है? सी दिस बिल इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूटी ऑफ दिल्ली हु इज इन हेल्ड इन कस्टडी फॉर 30 consecutive days for serious criminal offenses। क्या बोल रहा है ये बिल? बात करता है, ये बिल है, रिमेंबर दिस थिंग, ये बिल बात करता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में हो उनके रिमूवल को, उनकी हटाने की बात करता है। या फिर यूटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के भी कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, अगर उनको कस्टडी में लगातार फॉर 30 consecutive days के लिए रखा जा रहा है फॉर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस आएगा। सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस मतलब क्या है यहाँ पे? सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब यहाँ होगा दोज उनकी पनिशमेंट हु इज पनिशेबल, दोज ऑफेंसेस, दोज सीरियस ऑफेंसेस हु इज पनिशेबल फॉर 5 or more years of imprisonment, जिन्हें 5 या 5 साल से ज्यादा की जेल हो उन सीरियस क्राइम के लिए अगर उन्हें 30 डेज के लगातार कॉन्जिक्यूटिवली लगातार एक कस्टडी में रखा जाता है तो वो रिमूव कर दिए जाएंगे अपनी इस पोजीशन से। ठीक है, दे विल बी रिमूव। तो ये एक बिल प्रपोज किया गया है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, और इस बिल की वजह से दिस बिल, अब दिस सी द लाइन, दिस बिल इट प्रपोजेस अ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स टू आर्टिकल 75, 164 एंड आर्टिकल 239 AA of the Indian So this bill, it actually proposes the significant amendments to Article 75,
164 एंड आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कहते हैं, इस बिल की वजह से ये अगर ये बिल इंट्रोड्यूस पास हो जाता है तो इस बिल से आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। 75 में आर्टिकल 164 में आएगा, आर्टिकल 239A में आएगा। आर्टिकल 75 जो है वो किस चीज के बारे में, इट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। प्लीज देखिए, जैसे इसमें आर्टिकल 75 इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल 164 इंपॉर्टेंट हो गया, अब आर्टिकल 239A इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे इस तरीके से चीजें आती हैं। तो आर्टिकल 75 बात करता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 164 बात करता है गवर्नर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और जो आर्टिकल 239 है वो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए किस चीज के बारे में बात करता है। अभी मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी, जस्ट अभी मैंने इसका स्टेटमेंट का एक नाम दिया था, प्लीज आप मुझे बताइए, ठीक है। प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आर्टिकल, थोड़ा बहुत तो आप भी थोड़ा सर्च करिए, चीजों को समझिए, ठीक है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस बिल के पास होने से आर्टिकल 75, 164 एंड आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो ये बिल क्या कर रहा है, ये बिल सिंपली बात कर रहा है कि रिमूवल, कोई भी पीएम है, सीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो या दिल्ली में हो, कोई भी, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा अगर वो 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए कस्टडी में रखे जाते हैं फॉर अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आर्टिकल 75, 164 एंड आर्टिकल 239A में एक अमेंडमेंट आएगा। नाउ इससे बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दी फ्यू वर्ड्स। मैं आपको 3-4 टर्म्स के बारे में बता रही हूँ। एक टर्म है डिटेंशन, एक वर्ड है अरेस्ट, एक वर्ड है कस्टडी और एक वर्ड है यहाँ पे कन्विक्शन, ठीक है। मैं आपको 4 वर्ड जो है, दैट इज डिटेंशन, ठीक है, अरेस्ट, कस्टडी, कन्विक्शन, इनके बीच में बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आगे ना ये टर्म्स बहुत ज्यादा आएंगे। डिटेंशन, क्योंकि पूरा का पूरा जो बिल है इस चीज के ऊपर ही बेस्ड है। डिटेंशन होगा, कस्टडी है, अरेस्ट है, कन्विक्शन है। जब तक आपको ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता होगा ना, डिटेंशन, कन्विक्शन, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि ये लॉ एक्चुअली क्या लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो सबसे पहले डिटेंशन क्या है? डिटेंशन मतलब जब आप सस्पेक्ट में हो, मतलब लगता है, आपने सुना होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, वेयर यू अवॉइड की प्रिवेंट करते हो सच एनी ऑफेंस और एनी क्रिमिनल ऑफेंस में अपीयर इन फ्यूचर। ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में हो जाएगा, प्रिवेंटिव, यू अंडरस्टैंड, सस्पेक्ट है, लगता है कि ऐसा हो जाएगा। उसके लिए तो ये तो पॉलिटिशियंस में यू विल सी दिस इन इतने ज्यादा इतना रिग्रेसली यूज किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, और उस बेसिस पे बहुत लोगों को सीज कर लिया जाता है, अरेस्ट होता है, बहुत दिस हैपेंस अ लॉट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आप खुद पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज इट। तो डिटेंशन में क्या है, आपको इट्स अ टेम्पररी, जो कि इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड होता है ना, जहाँ पे आप सस्पेक्ट हो, उसको बोलते हैं। इट इज लाइक अ वेरी रीजनेबल सस्पिशन कि आपको सस्पेक्ट है, किया जा रहा है, कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यू आर नॉट स्टिल एक्यूज्ड इन इट। दूसरा होता है अरेस्ट, जब आप करते हो, अरेस्ट में आप एक्यूज हो जाते हो, सो यू आर इन दिस एक्यूज है, आपको कस्टडी में ले आया जाता, कस्टडी में अरेस्ट इज ऑल अबाउट टेकिंग इनटू द कस्टडी, आपको ले आया जाता है। और जो कस्टडी होती है उसमें यू आर बीइंग सीज्ड, आप होल्ड हो जाते हो या सीज्ड बाय सम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। आपको सो बेसिकली कस्टडी में क्या होता है, कस्टडी में यू आर होल्ड, यू आर कंट्रोल्ड बाय सम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये सारे तरीके क्या है, दीज आर मोड्स वेयर द पुलिस कैन सीज यू। ये सारे तरीके हैं जिससे पुलिस किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और जो कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन में अब तक आप पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, आप पे अरेस्ट था, एक्यूज थे, लेकिन यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी इन इट। लेकिन जब कन्विक्शन आ जाता है, तो कन्विक्शन में यू आर प्रूवन लीगली, ये जब ये प्रूव हो जाता है कि आप गिल्टी हो इस चीज के लिए। अब तक आप अरेस्ट किए जा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन तक कस्टडी में लिए जा रहे थे, लेकिन जब आप कन्विक्शन में आ जाते हो तो आपको प्रूवन, नाउ इट इज लीगली प्रूवन दैट यू आर गिल्टी इन इट, ठीक है। तो ये एक डिटेंशन से स्टार्ट होता है, डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी एंड देन कन्विक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा। कन्विक्शन में यू आर प्रूविंग, आपको गिल्टी प्रूव हो चुके हो, उससे पहले यू आर नॉट प्रूविंग गिल्टी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अरेस्ट में लिया गया है, पूछताछ चल रही है, कस्टडी में आ गए हो, सो ऑल दिस थिंग हैपन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब आप ये 130 अमेंडमेंट बिल पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही माइनर टर्म्स में हर जगह पे, क्योंकि पूरा का पूरा बिल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा बिल। क्योंकि इफ यू सी इन दिस केस, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी मिनिस्टर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ दिल्ली, दे आर रिमूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेंशन और अरेस्ट
तो याद रखना डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी इस बेसिस पे, ना कि कन्विक्शन के लिए। कन्विक्शन भी आएगा बाद में, वो आती है। अच्छा, आई विल टेल यू दिस थिंग, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इतना तो समझ आया ना कि ये बिल जो है बात करता है रिमूवल ऑफ पीएम की, सीएम की, या कोई भी गवर्नमेंट है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूटी ऑफ दिल्ली में है, उसकी बात करता है। अगर वो लगातार 30 अगर आप सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए फॉर 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज में कस्टडी में आ जाते हैं, इन दैट केस यू रिमूव। दूसरा क्या है, यही सेम प्रोविजन जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट दिल्ली में, दिल्ली यूटी ऑफ दिल्ली में है या किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, द सेम प्रोविजन इज आल्सो एक्सटेंडेड टू द यूटी ऑफ पुडुचेरी। और पुडुचेरी में भी सेम चीज एक्सटेंडेड है, लेकिन कौन से उसके लिए अलग बिल पास किया गया, ऑब्वियसली क्योंकि अलग इट्स अ यूनियन टेरिटरी, राइट। सो यूटी ऑफ Government of UT Amendment Bill 2025, which is empowering the president to act similarly. तीसरी चीज है, ये सेम चीज जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होती है। ठीक है, सेम रूल कि आप रिमूव कर दिया जा रहा है। अगर 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अगर आप कस्टडी में ले लिए जाते हो, तो अगले 31st डे के दिन यू आर रिमूव फ्रॉम दैट। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इट, आई विल टेल यू इन इट, क्या बताया अभी हम पढ़ेंगे इस बिल की क्या की प्रोविजंस है। पहले तो मैंने बताया ये बिल किस चीज के बारे में बात करता है। ठीक है, ये अप्लाई जम्मू एंड कश्मीर में भी होता है। सेम चीज वहां पे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो जो है ही विल रिमूव टू रिमूव चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को वो रिमूव करेंगे। उसके बाद एंड ये तीनों बिल जो हैं, पुडुचेरी का, जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पीएम, सीएम और दिल्ली का, ऑल दीज 3 बिल्स दे हैव बीन रेफर्ड टू दी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी जिसे बोलते हैं, फॉर डिटेल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये अभी भी बिल है, इट इज नॉट अ लॉ। डिटेल एग्जामिनेशन के लिए वहां भेजा गया ताकि उसको देखें और कैसे आगे प्रोसीजर करना है। इट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब मैं बात करती हूँ इस बिल के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। आप खुद सोचो ये बिल क्यों लाया गया, बिकॉज द ट्रेंड दैट अगर आप देखें ध्यान से, जो जिस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इन पॉलिटिक्स में हो रहा है, इफ यू सी दैट ट्रेंड ऑफ अब ये आता है कि बिल आया इंट्रोड्यूस किया, अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का हो रहा है, उस हिसाब से देयर आर सर्टेन बिल्स, देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। बहुत जरूरी है कि उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों में, देयर आर सम पीपल हु आर इन फेवर ऑफ दिस बिल, देयर आर सम पीपल हु आर अगेंस्ट ऑफ दिस बिल, एंड वी विल रीड द रीजन फॉर दैट आल्सो। वो रीजन भी पढ़ेंगे क्योंकि मेंस में वो आंसर एक एक चीज रीडिंग में आती है। बिफोर दिस let me talk about the provisions. What are the key provisions of the Constitution Amendment Bill 2025? इसके क्या key provisions हैं? सबसे पहले किस ग्राउंड पर, ठीक है, what are those ground, किस बेसिस पर रिमूवल होगा, what are those ground for removal? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल? तीसरी चीज, देयर इज नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट। क्या मतलब है, अगर नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट का सिर्फ एक लाइन बता देती हूँ। इफ दे हैव बीन रिमूव, जब क्योंकि उनको रिमूव कर दिया गया था 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए, इफ दे आर अगेन, अगर वो उनको बिल्कुल गिल्टी प्रूव नहीं हुए, इनोसेंट हुए, तो वापस आके दे विल रीजॉइन, वो रीजॉइन कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी इसमें देयर इज नो लीगल बार ऑन इट, दे विल रीजॉइन देयर पोजीशन अगेन एंड दे विल कंटिन्यू टू जॉइन एज देयर मिनिस्टर व्हाटएवर देयर पोजीशन इज। ठीक है, दैट इज व्हाट इज देयर इज नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है, आई एम टेलिंग यू टू ओपन योर विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू आप एक बार उसको सुने और देखें, आपको समझ आएगा। वही सेम चीज अब आप रीड करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज द ग्राउंड फॉर रिमूवल। ग्राउंड क्या है, देखो, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चाहे स्टेट मिनिस्टर हो, दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इफ दे आर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज। लगातार 30 दिनों के लिए अगर उन्हें डिटेन या कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है, फॉर ऑफेंस, उन ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशेबल 5 या 5 साल, उन ऑफेंसेस के लिए जिनकी पनिशमेंट जो है 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए। सी लिखा है ना लाइन, फॉर एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद 5 और more years of imprisonment. So this also apply to the prime minister. क्या बोला है यहाँ पे कि अगर कोई भी यूनियन मिनिस्टर ग्राउंड्स फॉर रिमूवल किस बेसिस पर रिमूव किया जाएगा, तो ये बोला है चाहे सीएम हो, पीएम हो, स्टेट मिनिस्टर हो, कोई भी हो, दे विल बी रिमूव कर दिए, वो ऑफिस से हटा दिए जाएंगे। अरेस्ट, अगर वो अरेस्ट या डिटेन किए जाते हैं लगातार कॉन्सिक्यूटिव 30 डेज के लिए, ठीक है, किस किस ऑफेंस, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस, याद रखना, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए हो, अगर चाहे अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी हो तो भी, ठीक है, दिस सेम रूल विल अप्लाई, वो अप्लाई, कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो, सबके लिए रूल अप्लाई किया जाएगा। दूसरा क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल, क्या प्रोसीजर है रिमूवल का। अगर यूनियन मिनिस्टर है कोई, एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी यूनियन मिनिस्टर है, आई विल टेल यू प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का क्या रूल होगा, वो सीधे रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है, लेकिन अभी इसका समझो, कोई भी यूनियन मिनिस्टर पीएम को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग पीएम, देखो लिखा है, तो प्रेसिडेंट मस्ट रिमूव द मिनिस्टर ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, ये करेगा टू बी टेंडर्ड बाय द 31st डे ऑफ डिटेंशन।
ठीक है, ये लिखा है इफ नो एडवाइस इज गिवन, अगर कोई एडवाइस नहीं दी जाती द मिनिस्टर विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द 31st डे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है उसने कहा प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर, जो भी यूनियन मिनिस्टर है प्रेसिडेंट, वो रिमूव करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, जो कि वो 30 अगले 30 दिन तक अगर लगातार कॉन्सिक्यूटिव डे चल रहा है तो अगले दिन उसके 31st डे के दिन वो उसे एडवाइस देंगे प्राइम मिनिस्टर जी की प्लीज प्रेसिडेंट आप इनको रिमूव करिए। अगर वो एडवाइस नहीं देते, लिखा है ना इफ नो एडवाइस इज गिवन, तो इन दैट केस द मिनिस्टर विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस। वो अपने आप ऑफिस को खत्म, अपने आप ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाएगा, वो उसको होल्ड नहीं करेंगे। सेम प्रोसीजर है स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, लेकिन एक्सक्लूडिंग सीएम, चीफ मिनिस्टर को छोड़ के। सेम प्रोसीजर जो है वो स्टेट मिनिस्टर्स के लिए भी है, लेकिन एक्सक्लूडिंग है सीएम को, चीफ मिनिस्टर को छोड़ के। ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी क्या करेंगे, रेजिग्नेशन देंगे। उस केस में क्या है, स्टेट मिनिस्टर में कोई भी स्टेट मिनिस्टर एक्सक्लूडिंग सीएम तो ऑफ कोर्स वो खुद रेजिग्नेशन देगा, आई विल टेल यू अबाउट दिस। तो क्या सेम प्रोविजन अप्लाई होगा, बस वहां पे प्रेसिडेंट की जगह क्या होगा, गवर्नर आ जाएगा। गवर्नर जो है वो एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि ऑन द 31st कॉन्सिक्यूटिव डे, उसका 31वां दिन होगा अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस देगा गवर्नर को प्लीज रिमूव द स्टेट मिनिस्टर ऑन 31st, 30 दिन तक कॉन्सिक्यूटिव डे लगातार कस्टडी चलेगी, 31st डे को वो उसको बोलेगा कि प्लीज इनको रिमूव करिए। अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं करता है इन दैट केस दैट स्टेट मिनिस्टर विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज है दिल्ली मिनिस्टर, दिल्ली के जो मिनिस्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग सीएम, उसके भी सीएम को छोड़ के, ठीक है, उसके भी सीएम को, सेम क्या है, क्योंकि अब एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में आते तो वहां पर प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रिमूव करेगा वहां के कोई भी दिल्ली के कोई भी मिनिस्टर है उनको ऑन दी एडवाइस ऑफ, इसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट रिमूव करेगा ऑन दी एडवाइस ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर। रिमेंबर दिस सेम, यूनियन मिनिस्टर में ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, दिल्ली में भी प्रेसिडेंट कर रहा है, यूनियन में भी प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन दिल्ली में जो प्रेसिडेंट कर रहा है वो ऑन दी एडवाइस ऑफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कर रहा है, और यूनियन में ऑब्वियसली सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से करेगा। इन दैट केस अगर किसी केस में चीफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं करता है, देन इन दैट केस क्या होगा, दिल्ली मिनिस्टर विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस, वो ऑटोमेटिकली सीज कर जाएगा। अब बात आती है जो प्राइम मिनिस्टर है, किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है या किसी भी यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर है, जैसे दिल्ली के भी चीफ मिनिस्टर है, उस केस में वो खुद ही 31st डे के दिन अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे देंगे। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मस्ट टेंडर देयर रेजिग्नेशन बाय 31st कॉन्सिक्यूटिव डे ऑफ अ कस्टडी, इफ दे फेल टू रिजाइन। तो क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के लिए, कोई भी दिल्ली के मिनिस्टर या कोई भी यूटी, कोई भी यूनियन टेरिटरी के जो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या करेंगे, अपना रेजिग्नेशन खुद लिख से देंगे। ठीक है, खुद रेजिग्नेशन देंगे बाय 31st कॉन्सिक्यूटिव डे ऑफ कस्टडी, खुद अपना रेजिग्नेशन देंगे। आई इन केस इफ दे फेल टू रिजाइन, नहीं दे पाते हैं, सो इन दैट केस क्या होगा, दे विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस फ्रॉम डे आफ्टर दैट। ठीक है, उसके बाद से वो 30 दिन तक तो देखा जाएगा। उसके बाद 31st डे को अगर कोई एडवाइस नहीं आता है, इन दैट केस 31st डे को वो ऑटोमेटिकली खुद ऑफिस जो है सीज कर, खुद वो ऑफिस कंटिन्यू नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। अब वहां पे नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, व्हाट इज नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट। अब क्या हुआ, 30 दिन तक ये बात चली, लेकिन अगर वो गिल्टी प्रूवन नहीं हुए, ठीक है, वापस आ गए कस्टडी में करने के बाद, डिटेंशन पीरियड के बाद वो वापस आ गए, इन दैट केस क्या हुआ, रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का इज अलाउड आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम कस्टडी। वो अलाउड है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, देयर इज अलाउड फॉर रीअपॉइंटमेंट इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम देयर कस्टडी। अंडरस्टैंड, कस्टडी से रिलीज हो जाने के बाद वापस आके वो ज्वाइन कर लेंगे। सिंपल है। अब ये सारा बिल हुआ, ये बिल बहुत आसान है, समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। रिमूवल के ऊपर बात कर रहा है कि अगर कोई डिटेंशन कॉन्सिक्यूटिव 30 डेज के लिए अगर होता है, ठीक है, 31st डे के दिन ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, पीएम, जो भी है, सीएम है, पीएम है, उनके एडवाइस पे वो रिमूव हो जाएंगे। अगर नहीं है, दे विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड द ऑफिस और वापस से रीअपॉइंट कर लिए जाएंगे अगर वो कस्टडी से रिलीज हो जाते हैं। बहुत ही आसान है। कौन से फॉर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस जिनका पनिशेबल फॉर 5 और 5 इयर्स ऑफ मोर इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। आसान है। नेक्स्ट जो मैं बात करती हूँ, अब इस बिल, क्योंकि अभी ये बिल है, ठीक है, तो क्या है, कुछ लोग इसके फेवर में है, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है। अभी जेपीसी भेजा गया ना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, इट इज बीइंग सेंट। तो व्हाट नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच इज इन फेवर ऑफ द बिल एंड व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच इज अगेंस्ट ऑफ द बिल। ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है इसके फेवर में और क्या आर्ग्यूमेंट्स है इसके अगेंस्ट में। तो मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, तो बेसिकली अब मैं बात कर रही हूँ जो आर्ग्यूमेंट्स व्हिच इज इन फेवर ऑफ बिल्स, बिल्स के जो फेवर में है,
ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, एक एक पॉइंट, इसीलिए हम टेलिंग यू प्लीज ओपन योर बुक ऑफ विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स अगस्त की बुक को खोलिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। जो नहीं पॉइंट समझ आ रहा है यू मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन में, आप मुझे बताइए। हालांकि मैंने एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताया है, समझाया है। इसके बियॉन्ड, और ट्रस्ट मी इतना, क्योंकि एक लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है, हर एक वर्ड लिखना भी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं हर चीज को बहुत डिटेल में बता रही हूँ। और इसका जो एक समरी वर्जन, समरी है इसके पॉइंट्स की मैंने जो बनाई है वो मैं आपको अभी टेलीग्राम लिंक में मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, प्लीज ओपन योर विजन आईएएस अगस्त मंथली करंट अफेयर्स बुक। कुछ पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, प्लीज मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन, आप मुझे बताइए। तो व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ बिल्स? पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात चल रही है, एथिकल गवर्नेंस कॉमन, और थोड़ा सा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ कि क्या है, क्यों ये बिल हमारे बेहतर है इंडिया के लिए। अगर आप ध्यान से देखें, एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक स्पेसिफिक टॉपिक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म याद है, इस जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के ऊपर। मैं उसे कल नहीं, परसों में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की स्पेसिफिक चैप्टर है, उसे मैं एक पॉलिटिकल, जो मेरी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सीरीज है उसे मैं रिलीज सारे चैप्टर्स पूरी बुक में पढ़ा रही हूँ। उसमें प्लीज गो एंड उसको समझें, प्लीज गो एंड रीड, लिसन दोस वीडियोस, वॉच दोस वीडियोस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, प्लीज एक स्पेसिफिक चैप्टर है उसके ऊपर। तो इतना डिटेल में अगर ये टॉपिक आया है इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आ गया, अब नाउ आई डोंट हैव टू टीच यू द होल चैप्टर ना इन इट, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी इसमें मैं, तो मैं छोटा सा एक्सप्लेन करी। बिल्कुल जरूरी है संविधान, मोरालिटी, आपकी मॉरल वैल्यूज जो होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी मिनिस्टर अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस के साथ है, डोंट यू थिंक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाँ, सो बेसिकली डोंट यू थिंक ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बन जाती है कि अगर कोई भी मिनिस्टर कोई क्रिमिनल ऑफेंस से या उसका दे आर इन कस्टडी, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड चल रहा है, तो अगर वो खुद ही, बिकॉज दे आर फॉर द कंट्री, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इफ दे आर देमसेल्फ नॉट प्रूवन इनोसेंट, अगर वो खुद ही मॉरल वैल्यूज उनके ऐसे नहीं, तो वो लोगों के लिए, कंट्री के लिए कैसे काम करेंगे? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इनके लिए बहुत जरूरी है। और एथिकल इन गवर्नेंस, एथिक्स, एब्सोल्युटली एथिकल गवर्नेंस, वो गवर्न करेंगे, मिनिस्टर्स हमारे देश को चलाएंगे, गवर्न करेंगे, तो उनका एक एथिक होने चाहिए, एक सही एथिक्स होने चाहिए। ठीक है, दे आर देमसेल्फ नीड टू बी वेरी, उनका खुद का जो एथिकल सिस्टम है दिस दैट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग, वो एक प्योर होना चाहिए, इट शुड बी वेरी इंट्रिंसिक। ठीक है, वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, तो इसलिए ये जरूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन एथिकल गवर्नेंस की तो रिसेंटली बहुत सारे केसेस आप पढ़ोगे, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जो केस था मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक लाइन लिखी, अंडरलाइन इस लाइन, क्योंकि ये जो लाइन है ये आप मेंस में बहुत अच्छे से अंडरलाइन पूरा प्रॉपर आप लिखेंगे, और इसमें कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टॉपिक कुछ भी आता है तो यू कैन मेंशन दिस थिंग। मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 का, जहां पे इन्होंने कहा कि मोरालिटी लिखा है इट इज इंट्रिंसिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंट्रिंसिक मतलब बहुत ही नेसेसिटी, बिल्कुल नेचुरल जुड़ा हुआ गुस्सा, बोलते हैं बारीकी से, इट इज इंट्रिंसिक है, हमारे संवैधानिक जो फ्रेमवर्क है काम करता है जिस तरीके से, हमारे मोरालिटी, हमारे देश में मोरालिटी सो इंट्रिंसिक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंड। तो ये लाइन बोली है विच इज अर्जिंग, जो कहती है लोगों से, अर्जिंग अगेंस्ट अपॉइंटिंग पर्सन विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस एज मिनिस्टर्स, जो लोगों से साफ मना करती है ऐसे कोई भी लोग जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उन्हें एज अ मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा है? मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 में। इसीलिए ये बिल, इसीलिए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एथिकल गवर्नेंस के रीजंस की वजह से ये बिल ठीक है। गुड गवर्नेंस, दूसरा रीजन है गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के लिए वही सेम चीज है, इट सीक्स टू एलिमिनेट द एनोमली ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम जेल, ठीक है, गवर्नेंस फ्रॉम दिस एंड अलाइंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस विद अकाउंटेबिलिटी एंड एड्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स इन अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब है इसका? गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी गवर्नेंस के लिए, क्लियर, ये तो समझ आ रहा है ना कि अच्छी गवर्नेंस के लिए जरूरी है। तो इसने कहा कि कुछ इफ यू नो दिस थिंग देयर, तो अभी तो इतने आपने केसेस देखोगे, देयर आर सो मेनी पीपल जो जेल चले जाते हैं वहां से, लेकिन फिर भी दे कंटिन्यू एज अ चीफ मिनिस्टर या जो भी उनकी पोजीशन है मिनिस्टर्स की, यू हैव सीन इट ना, न्यूज़ में आपने देखा होगा कितने सारे लोग जेल चले जाते हैं, बट दे कंटिन्यू टू गवर्न फ्रॉम देयर जेल, वो जेल से कंटिन्यू गवर्न करते रहते हैं, दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन, नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी चीज जहां पे लोग जेल से गवर्न कर रहे हैं, जो कि खुद चीज में गिल्टी है,
तो ये इस चीज को रिमूव करने के लिए पहली चीज, क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग देयर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जिनको नहीं पता है प्लीज, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऑर्गन है हमारे, फंक्शंस है गवर्नमेंट के, इसी बेसिस पे काम करती है। जिनको इतना बेसिक भी नहीं पता है तो प्लीज गो एंड वॉच माई वीडियो, जहाँ पे मैंने बताए हैं 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है, लेकिन पता होने चाहिए। अगर पता, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस यू शुड नो अबाउट इट। तो क्या है, तो ये इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, क्या बोला है, अलाइन दी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस विद अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, एब्सोल्युटली। अगर और कोशिश इस बिल से एक तरीके की कोशिश होगी जहां पे वो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, एंड एड्रेसिंग, और एट द सेम टाइम इस जिम्मेदारी को, अकाउंटेबिलिटी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक गैप्स है उसको फुल किया जाएगा। यू अंडरस्टैंड? अगर दिस बिल इज रियली हेल्पिंग इन दिस थिंग, ये हेल्प बिल इस तरीके से हेल्प कर रहा है, ये बताने की कोशिश की। सो दिस बिल इज एड्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स इन अकाउंटेबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट, एब्सोल्युटली बिल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है, एब्सोल्युटली पब्लिक ट्रस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। कैसे? अगर जो कोई भी मिनिस्टर्स, अगर देखो, क्योंकि लोग विश्वास करते, पीपल आर वोटिंग टू देयर मिनिस्टर्स, राइट, बाय हैविंग अ ट्रस्ट ऑन देम, ठीक है, लोगों पे विश्वास करके दे विल डू समथिंग बेस्ट फॉर देयर कंट्री, दे आर गुड, वो अच्छे हैं, हमारी बेहतरी के लिए ऐसा करेंगे। इफ दे आर बीइंग प्रूवन अंडर सम क्रिमिनल ऑफेंस, अगर वो ही उसमें आ जाएंगे, हाउ कैन दे ट्रस्ट देम, कैसे करेंगे? तो ये बिल जो है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है लोगों की ट्रस्ट को, पब्लिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। दिस इज व्हाई कुछ लोग इसके फेवर में हैं। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट, दे सेड दिस मेजर इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग स्टैंस अगेंस्ट करप्शन and the criminalization of politics, potentially enhancing public trust in institution. What does it mean? तो इनका कहना है इसकी डेफिनेटली ये बिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड, एक आपके लिए एक स्टेप लेता है, एक बहुत बड़ा एक स्टैंड ले रहा है। स्टैंड व्हिच मींस एक कदम, बहुत बड़ा मेजर है, बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा जरिया इस बिल के थ्रू आपकी करप्शन के अगेंस्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, अगर कोई इस चीज में करप्शन में या क्रिमिनलाइज पॉलिटिशियन है उसके अगेंस्ट, ही विल बी रिमूव फ्रॉम दिस थिंग। तो एक बहुत कड़ा कदम है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टैंड व्हिच मींस एक कड़ा कदम है, ठीक है, लेगा उस चीज के लिए। पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है और एट द सेम टाइम पोटेंशियली एनहांसिंग, बहुत हद तक लोगों का भरोसा इन इंस्टीट्यूशन, इन लोगों में गवर्नमेंट में लेके आएगा। अगर ये बिल इस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है, लोगों का भरोसा जीतने का एक मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप देखें, दैट इज ब्रिजिंग लीगल गैप, लिखा है ना, ब्रिजिंग लीगल गैप। तो कैसे लीगल गैप को ब्रिज करेगा? कानूनी, मतलब जो कोई भी लाइन मेंशन किया है कि जिस भी कानून की कमी थी, कहीं ना कहीं इस बिल के लाने से वो जो जरूरत थी वो पूरी हो रही है ना, कानूनी, ब्रिजिंग द लीगल गैप, दैट्स व्हाट इट मींस ना। तो क्या बोला है? So if you see what is the existing legal gap, existing law, अभी कौन सा कानून है जो इस चीज के ऊपर डील करता है? अभी सिर्फ एक ही है, दैट इज द आरपी एक्ट, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, ठीक है, एक ही एक्ट है 1951 का, जिसमें जो क्या कहता है, जहां पे वो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको डिस्क्वालीफाई करता है, राइट। सो दिस इज उनको डिस्क्वालीफाई करता है। यही एक आरपी एक्ट जो है वो भी कब करता है? अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी जो मिनिस्टर है वो कन्विक्शन, मतलब अगर उसका गुनाह साबित हो जाता है, कन्विक्शन, ओनली आफ्टर देयर कन्विक्शन इज सेड। सो ये कहता है द एग्जिस्टिंग आरपीए एक्ट ऑफ 1951 डिस्क्वालीफाइड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली आफ्टर द कन्विक्शन, दिस कन्विक्शन द बिल। लेकिन ये जो बिल है, दिस इज द इंटरिम पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, इस ब्रिजिंग द क्रूशियल लीगल गैप। लेकिन जो अरेस्ट या डिटेंशन, इसीलिए मैंने आपको बताया, मीनिंग स्टार्टिंग में बता देता, डिटेंशन, अरेस्ट, कस्टडी, इन सब का क्या मतलब है। लेकिन जो डिटेंशन से लेके, अरेस्ट से लेके कस्टडी का जो टाइम पीरियड है, ये जो इंटरिम पीरियड है, अंतकाल का जो पीरियड है, ये जो समय है, उस समय को डील करने के लिए ये बिल बहुत हेल्प कर रहा है। वहां पर वो रिमूव कर देगा उस मिनिस्टर को। कन्विक्शन होने के बाद तो डेफिनेटली आर्मी एक्ट काम करेगा ही करेगा, तब तो मिनिस्टर को हटा ही देगा वो, लेकिन उस दौरान जो है उसमें ये बिल ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए बिल बेटर है। नेक्स्ट क्या? फेयरनेस विद द अदर एम्प्लॉइज, दूसरे एम्प्लॉइज के साथ एक फेयरनेस, एक सही जस्ट रहने का तरीका। जैसे कि उसने क्या लिखा है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो बाकी जो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका सस्पेंशन, अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा ऑफेंस लगता है, सो दे फेस अ सस्पेंशन विद इन 48 आवर्स ऑफ द कस्टडी, ठीक है। अगर वो कस्टडी में आते हैं तो 40 कोई और अपार्ट फ्रॉम यूनियन स्टेट मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर्स हो, उनके अलावा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो,
अगर वो सस्पेक्ट, अगर वो कस्टडी में आते हैं तो 48 आवर्स के अंदर उनका सस्पेंशन हो जाता है। तो कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कस्टडी के दौरान, डिटेंशन के अराउंड, द सेम स्टैंडर्ड शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफ द मिनिस्टर्स। यही सेम स्टैंडर्ड सारे मिनिस्टर्स। तो ये बोला कि तो ये जो लॉ है ये अगर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हो रहा है तो ये सेम रूल जो है 48 आवर्स ऑफ सस्पेंशन, दिस शुड आल्सो अप्लाई टू ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होनी चाहिए। इसीलिए कुछ लोग जो है इसको फेवर भी कर रहे हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। बाकी जो है थोड़े छोटे रीजंस है, दैट इज अदर रीजंस क्या मेंशन की पॉलिटिकल डीक्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में कम होगा, है ना, इस चीज के बारे में है। बैलेंसिंग फ्रिवलेस अरेस्ट, फालतू के, इससे क्या होगा जब प्रॉपर अरेस्ट के समय, कस्टडी के समय फालतू के अरेस्ट नहीं होंगे, जुडिशियल स्क्रूटिनी मेंटेन रहेगी, इट विल बैलेंस दिस थिंग। ठीक है, फ्रिवलेस मतलब फालतू के, फ्रिवलेस अरेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आपको ये तो हमने बात करी कि वो सारे पॉइंट्स की बिल किस लिए बेहतर है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना। तो अब ये बढ़ा कि व्हाट आर द अगेंस्ट, क्या इसके नुकसान, अगर कि क्या इसके नेगेटिव डिसएडवांटेजेस क्या अगर ये बिल आता है। अगर आप ध्यान से सोचें, अगर ये बिल, सोचो ना, अगर हर एक मिनिस्टर्स को सिर्फ कन्विक्शन, सिर्फ कस्टडी के बेसिस पे, सिर्फ डिटेंशन के बेसिस पे ही रिमूव कर दिया जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। कि हाउ, दिस इज एक्चुअली एक टर्म यहाँ पे है, लीगल शॉर्टकट। एक टर्म है लीगल शॉर्टकट टू डिस्टेबलाइज एनी गवर्नमेंट विदाउट एनी इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट। ये लाइन बड़ी अच्छी है, यहाँ पे लिखा है कि ये एक्चुअली कहीं ना कहीं ये बिल अगर आप देखें तो लोगों को मिसयूज करने का, पॉलिटिशियंस को मिसयूज करने का भी तो एक मौका दे रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन का टाइम पीरियड है, कस्टडी का टाइम पीरियड है, उसमें दे हैव बीन रिमूविंग, तो ये तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी। तो एक लीगल शॉर्टकट है कि वहां पे अगर दे वांट टू डिस्टेबलाइज एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ठीक है, बिना इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट किए हुए, तो ये एक बड़ा आसान तरीका है रिमूव करने का। ठीक है, सो वी विल स्टडी नाउ। हम बात करें व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द बिल, हम बात करते हैं इसकी। तो क्या है व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द बिल। फर्स्ट आर्गुमेंट है दैट इज द पॉलिटिकल वेपनाइजेशन एंड थ्रेट टू फेडरलिज्म। सो फर्स्ट क्या है, दैट इज पॉलिटिकल वेपनाइजेशन एंड थ्रेट टू फेडरलिज्म। ठीक है, सो क्या बोला, सेंट्रल एजेंसी, यहाँ पे ये एक पॉलिटिकल, जो मैंने अभी पॉइंट बताया कि पॉलिटिकल में एज अ वेपन यूज हो सकता है और बहुत बड़ा खतरा होगा ये हमारे फेडरलिज्म के लिए। तो क्या बोला है, दिस इज तो अगर आपने देखा होगा जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, सीबीआई है, कितना ज्यादा यूज की जाती है। सो सी द लाइन्स आर सेइंग सेंट्रल एजेंसी लाइक ईडी एंड सीबीआई, इट कुड बी मिसयूज्ड टू अरेस्ट लीडर्स ऑन फ्लिमसी charges providing a legal shortcut, as I said, मैंने बताया ना, providing a legal shortcut to destabilize government without electoral contest। यही लाइन तो बोली मैंने अभी, है ना, यही बोला ना मैंने कि मतलब सेंट्रल एजेंसी जो है, ईडी, सीबीआई, इनको मिसयूज किया जाएगा, किसी की पॉलिटिशियन, किसी भी लीडर के ऊपर चार्जेस लगाने के लिए बना दिए जाए, और फिर क्या होगा, दिस इज लाइक अ लीगल शॉर्टकट। ये एक छोटा सा, अगर किसी भी गवर्नमेंट को हिलाना है, डिस्टेबलाइज करना है, ये बड़ा एक शॉर्टकट तरीका है, कानूनी तरीका है कि एक सिंपल फ्लिमसी चार्जेस लगा दो किसी पे बाय एनी एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसी भी एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के थ्रू, एंड देन रिमूव दैट गवर्नमेंट, रिमूव दैट मिनिस्टर फ्रॉम दैट, रिमूव करो बिना किसी, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है इसके लिए, टू रिमूव, टू डिफीट एनीवन। दिस इज वन ऑफ द वे। दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट स्टेक। लेकिन अब खुद सोचो ना, अब अगर कोई इंसान डिटेंशन में चल रहा है, कस्टडी में है, गिल्टी प्रूवन नहीं हुआ है, वो इनोसेंट है वो, लेकिन अगर फिर भी उसको रिमूव कर दिया जाए उस पोजीशन से, तो डोंट यू थिंक उसकी जो इनोसेंट है, इट इज एट स्टेक। हम सिर्फ अजम्पशन लगा रहे हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट स्टेक, जो कि नहीं है। अभी उसका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पीरियड चल रहा है, ही इज नॉट प्रूवन गिल्टी राइट नाउ। तो ये एक स्टेप पे, एक दाव पे लगी है उसकी, जो एक इनोसेंट है, मासूमियत, वो दाव पे लगी ना, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एट स्टेक। तो क्या है, तो दिस बिल, ये तो इसीलिए इसके अगेंस्ट लोग बात करें कि ये तरीका है। तो द बिल इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यस, सो बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें, सो दिस बिल इज एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ innocent until proven guilty, है ना, इस बिल इस चीज के अगेंस्ट है। एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब कैसे उसने कहा कि जब तक आप गिल्टी साबित नहीं हुए हो तब तक आप कैसे कैसे आप उनको रिमूव कर सकते हो उस मिनिस्टर, उनको उसकी पोजीशन से। तो ये एक बहुत ज्यादा रिग्रेस लेवल पर यूज हो जाएगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, जहां पे आप सिर्फ रिमूवल क्या कर रहे हो, बाय ट्रिगरिंग रिमूवल बेस्ड ऑन डिटेंशन अलोन, जहां पे आप उन्हें सिर्फ रिमूव सिर्फ डिटेंशन के बेसिस पे कर रहे हो कि उनकी इन्वेस्टिगेशन, अब वो सिर्फ सस्पेक्ट है, which is not 30 लगातार 30 consecutive days तक अगर आप सस्पेक्ट हो, अब गिल्टी नहीं हो,
तो रिमूव करने की बात चल रही है। तो ये विदाउट कन्विक्शन और इवन द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, बिना किसी कन्विक्शन के उसको इनको रिमूव कर, जब तक उनका गुनाह साबित नहीं हो जाता, वही बात है, तब तक कैसे रिमूव किया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो एक फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, वी विल स्टडी। एक टॉपिक है नीचे दिया हुआ, प्लीज ओपन योर बुक ऑफ ऑगस्ट विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स की बुक अपने सामने खोलो तो आपको देखिए कि एक बॉक्स में लिखा है एग्जिस्टिंग। मैं आई विल ऑफ कोर्स लास्ट में मैं पूरी इस पेज को, इस टॉपिक को मैं बाय रीडिंग बताऊंगी कहाँ कहाँ पे चीजें रह गई हैं, मिसिंग जो भी है। सो द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, अगर आप देखिए एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड जजमेंट्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर क्राइम्स। ओपन योर बुक प्लीज, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। ऐसे नहीं होगा जब तक आप बुक नहीं ओपन करेंगे। मैं बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स यू हैव टू लिसन इट, एक बार आपको रीड तो करना पड़ेगा ना पूरा टॉपिक, प्लीज रीड इट। सुनिए, तो अभी एक टॉपिक है स्पेसिफिकली से हम पढ़ेंगे जहां पे है एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड जजमेंट्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर क्राइम्स। क्या आज के टाइम पर कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के या पास, और कौन कौन से ऐसे कानूनी लीगल तो बेसिकली यहाँ कौन कौन से ऐसे लीगल फ्रेमवर्क है, कौन कौन से ऐसे जजमेंट्स हैं जो बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर क्राइम्स, क्रिमिनल की, कौन कौन से ऐसे कानून हैं, कौन कौन से ऐसे जजमेंट हैं जो बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा अगर कुछ क्राइम है या कुछ भी ऐसा होता है। सबसे पहला तो आरडीए एक्ट ही है, तो हम इसके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। पहले मैं आर्ग्यूमेंट्स बता दूं क्या क्या जो इसके फेवर में नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो बेसिकली पहला जो यहाँ पे मैंने बताया इनोसेंट एट स्टेक के बारे में बताया, until you are proven guilty you are being removed from it। जब तक आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता हाउ कैन यू बी रिमूव। तो एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जहाँ पे है, तो सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें क्या बोला, इट हेल्ड दैट डिस्क्वालिफिकेशन बिगिंस ओनली अपॉन कन्विक्शन, ठीक है। तो समझ रहे हो यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये इस केस में बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किया कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किसी का भी कन्विक्शन के बेसिस पर होगा, ना कि अरेस्ट या डिटेंशन के बेसिस पे। तो आप किसी को सिर्फ डिटेंशन के बेसिस पे कैसे रिमूव कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ दिस, लिखा है ना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये एक कारण है, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता रिमूव करना कोई फायदा नहीं। रिग्रेस यूज होगा, ईडी सीबीआई एवरीवन इज लाइक अ वेपन यूज करेंगे, है ना। तीसरा क्या है, इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट। इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट में क्या है, देखिए देयर इज एन सी द लाइन व्हाट इज मेंशन्ड, देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लेजिस्लेटर्स एंड मिनिस्टर्स के बीच में। एक इनकंसिस्टेंसी है लेजिस्लेटर्स के बीच में और मिनिस्टर्स के बीच में। क्या लेजिस्लेटर्स कौन है, एमपीज और एमएलएज ना, कौन है लेजिस्लेटर्स, जो यहाँ पार्लियामेंट में बैठते हैं वही तो है, और पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटर में बैठते हैं वही तो है। और कौन है, जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, एमएलएज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वही तो है। और कौन है लेजिस्लेटर्स। तो बेसिकली वाइल एमपीज और जो लिखा है, तो पॉइंट क्या लिखा हुआ है वाइल एमपीज एंड एमएलएज। तो क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें सी इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट में वापस वही सेम चीज पढ़ी, व्हाइल द एमपीज एंड एमएलएज आर डिस्क्वालिफाइड ओनली अपॉन कन्विक्शन अंडर द आरटीए एक्ट 1951। और वहीं पे इस बिल के अंदर क्या है, जो मिनिस्टर अंडर इस बिल इट कुड बी फोर्स्ड टू रिजाइन ऑन मेयर डिटेंशन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसने बोला आरटीए एक्ट में जो भी एमपीज हैं, जो आरटीए एक्ट मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो एग्जिस्टिंग लॉ जो था अभी है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें एमपीज और एमएलएज कन्विक्शन के बाद, जो कन्विक्शन जब उनका गुनाह साबित हो जाता है उसके बाद डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन इस लॉ में, इस बिल में मिनिस्टर जो है सिर्फ डिटेंशन के बेसिस पे उनको फोर्स किया जाता है कि आप रिजाइन दे दीजिए। मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि आपका डिटेंशन सस्पेक्ट हो चुके हो, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप रिजाइन कर दीजिए। और उसमें जो एग्जिस्टिंग लॉ एग्जिस्ट करता है, तो ये कितना फर्क है इसके बारे में। तो ये एक इनकंसिस्टेंसी है, समझ रहे हो, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो ये लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स में इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी है। क्या है, सो दिस क्रिएट अ पैराडॉक्स, ठीक है। तो ये एक पैराडॉक्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। पैराडॉक्स मतलब लाइक अ कंप्लीट ऑपोजिट, बिल्कुल नेगेटिवली ऑपोजिट जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल एक लाइक अ पैराडॉक्स जिसे हम बोलते हैं कि तो उसमें क्या होता है, तो दिस क्रिएट अ पैराडॉक्स क्रिएट कर देगा कि एक कन्विक्टेड जो कि एक गिल्टी लेजिस्लेचर है, कन्विक्टेड लेजिस्लेचर है, इट माइट कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर लॉन्गर देन द अरेस्टेड मिनिस्टर। इमेजिन दिस थिंग। तो उसने कहा कि जो एक कन्विक्टेड, अगर मतलब कि अपने आप में बड़ा पैराडॉक्स है कि जो एक ऑलरेडी कन्विक्टेड है, जिसका गुनाह साबित हो चुका है, वो एज अ मिनिस्टर ज्यादा लंबा चलेगा, एज अ मिनिस्टर लॉन्गर देन दी
जो कि सिर्फ एक डिटेंटेड, जो एक अरेस्टेड मिनिस्टर है, जिसके ऊपर अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है। तो ये एक पैराडॉक्स है इसके बारे में। सो ये एक अनफेयर भी तो है, इनजस्टिस भी तो है, तो इसलिए लोग फेवर में नहीं है। एक कारण है इसका। सो एक पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, लिखा है रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम। क्या लिखा है? रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम? मतलब टर्म से समझ में आ रहा है कि जब रिवॉल्विंग डोर मतलब जब आए दरवाजे पे आके खड़े हो गए, ये ऐसी प्रॉब्लम है। मतलब आप समझ रहे हो कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सस्पेक्ट है तो रिमूव कर दिया जाए, तो ये तो ऐसा कभी भी हो जाएगा, है ना। ये तो कभी भी हो जाएगा, कभी भी आप रेजिग्नेशन दीजिए। अब आप क्योंकि देयर इज नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट आल्सो, तो जैसी कस्टडी से छूटेंगे वापस आके रीअपॉइंटमेंट कर लीजिए। तो एक साइकिल हो गई, है ना। देयर इज अ साइकिल ऑफ रेजिग्नेशन, रीइंस्टेटमेंट, साइकिल ऑफ तो इससे क्या है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी तो ला रही है। तो देखो लाइन क्या मेंशन किया है यहाँ पे, दिस प्रोविजंस अलाइंस द रीअपॉइंटमेंट, है ना, लिखा है ये जो प्रोविजन इस बिल के हिसाब से रीअपॉइंटमेंट भी हो जाएगा आफ्टर द रिलीज फ्रॉम कस्टडी। सो दिस कुड लीड टू द साइकिल ऑफ my camera is just fallen down. Okay, so क्या होगा? So इससे क्या होना शुरू? This could lead to the cycle of resignation and reinstatement, which is causing the political instability and potentially incentivizing tactical legal maneuvers. See, अब मैं एक टर्म्स का मतलब बताऊंगी। क्या बोल रहे हो यहाँ पे? क्योंकि अब आप कस्टडी में वहां से जब आप रिलीज हो जाते हो, ठीक है, तब अब वापस आके रीअपॉइंटमेंट कर लो, अब वापस से इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, वापस से यू हैव टू गिव अ रेजिग्नेशन। तो क्या हो रहा है? ये एक साइकिल क्रिएट हो रही है ना। तो ये ना कि रेजिग्नेशन दो, रीइंस्टेटमेंट, अगर यही होता चलेगा, मिनिस्टर यही करेंगे, रिमूव होंगे, रिजाइन करेंगे, वापस से अपॉइंट होंगे, तो कितना एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं। तो आगे देखो एक लाइन लिखी है यहाँ पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पोटेंशियली इंसेंटिवाइजिंग टैक्टिकल लीगल मैन्यूवर्स लिखा है ना यहाँ पे। अगर आप देखिए इसका मतलब है, सी मैन्यूवर्स का मतलब होता है यहाँ पे कि दाव पेच लगाना, ठीक है। टैक्टिकल मतलब तरीका, ठीक है। तो कानूनी दाव पेच मतलब वो सारे तरीके तो इस दौरान समझ रहे हो, ये एक पॉलिटिकल उनको एक बढ़ावा देगा, ये कानूनी तरीके से कानूनी दाव पेच लगाने के तरीके का, ठीक है, इंसेंटिवाइजिंग बढ़ावा देगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने अभी समझाया ना यहाँ पे। सो इट इज एक्चुअली इंसेंटिवाइजिंग, पोटेंशियली इंसेंटिवाइजिंग, बताया ना मैंने। टैक्टिकल लीगल मैन्यूवर्स मतलब क्या, दाव पेज ऐसे से लीगली कानूनी, टैक्टिकल मतलब तरीका बढ़ावा देना, यहाँ पे पोटेंशियली इंसेंटिवाइजिंग करेगा, बहुत हद तक इंसेंटिवाइजिंग बढ़ावा देगा। तो इस दौरान रेजिग्नेशन, रीइंस्टेटमेंट, वापस से अपॉइंटमेंट हो रहा है, इस दौरान क्या होगा, तो उनको एक कानूनी तरीके के वो दाव पेज मिल जाएंगे, पॉलिटिकली इंसेंटिवाइजिंग, समझ रहे हो। तो वो एक इसने यहाँ बताया। तो ये एक और एक ऐसी प्रॉब्लम है, वापस दरवाजे पे आके कभी भी खड़ी हो जाएगी, है ना, कि रिजाइन हो रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो रही है कि रिजाइन कीजिए, वापस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई बात तो लीगल बात तो है नहीं कि वापस आके रिअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस थिंग। नेक्स्ट क्या है, executive discretion and politicization. Executive discretion मतलब होता है when you have a power, when you have a freedom also and also have a power to take a decision by yourself. आप अपनी मर्जी के हिसाब से, आपके पास आजादी भी होती है और ताकत भी होती है डिसीजन मेकिंग करने की। तो जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन है, पॉलिटिसाइजेशन है, जहां पे इससे मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी रिमूवल जो होगा किसी भी मिनिस्टर का, जो सेंट्रल में याद है दिल्ली में भी है ना, और प्रेसिडेंट, और जो यूनियन में भी जो पीएम की काउंसिल की एडवाइस पर होगा, तो उनकी एडवाइस पर होगा, और स्टेट में सीएम की एडवाइस पर होगा। तो ये एक एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन आ सकता है कि नहीं, अगर वो चाहे उसको रिमूव करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं रिमूव। अगर वो रिमूव करना चाहते किसी ऑपोजिशन मिनिस्टर को, इफ दे वांट टू रिमूव एनी ऑफ द ऑपोजिशन मिनिस्टर, तो भी वो, क्योंकि किसी भी मिनिस्टर की बात की है यहाँ पे, रिमूव कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो रिमूव कर सकते हैं, है ना। और अगर ऑन द एडवाइस ऑफ अ काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ अ स्टेट मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पर ये होगा, है ना। तो अगर वो चाहते हैं उसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं टू अटैक देयर राइवल्स। अगर वो चाहे तो उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं फॉर देयर एलाइज, है ना। तो क्या लाइन लिखी है यहाँ पे, लिखा है ना एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉलिटिसाइजेशन के सीधे लाइन मेंशन द डुअल मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल पीएम सीएम की एडवाइस के बेसिस पे। अगर उनकी एडवाइस पे नहीं होगा तो क्या होगा, अगर 30 दिन से ज्यादा चला दे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा सेसेशन, अपने आप से सीज हो जाएगी पोजीशन, है ना, ऑफिस अपने आप खत्म, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे कोई भी मिनिस्टर, मतलब, ठीक है। तो ये क्या बोला है, तो ये जो मैकेनिज्म है, या तो पीएम की एडवाइस पे या ऑटोमेटिक सेसेशन खत्म हो जाना, इट कुड पॉलिटिसाइज द प्रोसेस, ये पॉलिटिसाइज करेगा, राजनीतिक में डाल देगा। अगर अपने फेवर में के हिसाब से कोई भी पार्टी इसको यूज कर सकती है, कैसे, स्पेशली अलाउइंग द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट
their allies which is allies प्राइम मिनिस्टर या किसी भी चीफ मिनिस्टर को तो प्रोटेक्ट their allies को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और रिमूव अ होस्टाइल चीफ मिनिस्टर या किसी भी चीफ मिनिस्टर को वो चाहे किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं टू टारगेट देयर राइवल्स, अपने राइवल्स को टारगेट करने के लिए। तो ये एक तरीके इस तरीके इसलिए बिल ठीक नहीं है ऐसा का है, तो ये अगेंस्ट में पढ़ रही हूँ। एक टॉपिक है डेफिनेटली देयर इज अ लैक ऑफ सेफगार्ड्स, इतना सारे पार्ट दे दिए कि जब चाहे वो रिमूव, डिटेंशन चल रहा है, अरेस्ट चल रहा है, कस्टडी में है, रिमूव कर दीजिए, कोई लैक ऑफ सेफगार्ड, कोई भी ऐसा व्हाट इफ कोई भी ऐसी है ही कोई भी ऐसा इसमें प्रोविजन नहीं है जो प्रोटेक्शन दे सके। व्हाट इफ दैट मिनिस्टर इज प्रूवन इनोसेंट, अगर वो गिल्टी नहीं प्रूवन हुआ 30 दिन की कस्टडी में, तो और वो अगर वो इनोसेंट साबित हो गया, तो क्या इसका कोई कंपनसेशन है क्या कोई कंपनसेशन? सी देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन इफ द अरेस्ट इज फाउंड टू बी मिलिशियस, कोई कंपनसेशन नहीं अगर वो अरेस्ट मिलिशियस साबित हो गया, अगर वो गलत साबित हो गया, तो वही बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इट कैन एनकरेज अ मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। यस, प्रिवेंटिव ये तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब कि ऐसी संभावना है कि ऐसा होगा, समझ रहे हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एंड लॉस। तो एनकरेज, इससे क्या होगा, ये एनकरेज करेगा मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लॉस के, जैसे सबको पता है यूएपी, जो कि अभी सबको पता है अनलॉफुल यूएपीए वाला एक्ट 1967 का, यूएपीए अनलॉफुल लॉ प्रिवेंटिव एक्टिविटीज एक्ट, जो कि बहुत यूज किया जाता है ना, ऑफ कोर्स पीएमएलए में, ये तो सबको पता है, दिस हैज बीन यूज्ड सो मच। ठीक है, ईडी जो है इतनी ज्यादा इतना यूज हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 का, इट इज सो एवरीबॉडी नोज दिस थिंग, इतना ज्यादा पॉलिटिकली यूज किया गया है ये। तो इस तरीके की चीजों को बहुत मिसयूज किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली केस हुआ है कि अराउंड 5000 केसेस रजिस्टर्ड बाय ईडी इन पास्ट 5 years, देयर वाज लेस देन 10% कन्विक्शंस, 10% से कम कन्विक्शन, 5000 से ज्यादा केस ईडी ने रजिस्टर्ड किए, लेकिन 10% से कम की कन्विक्शन है। तो इमेजिन कितने सारे लोग तो सिर्फ ऐसे ही रिमूव हो गए होंगे। अब now the point is what are those existing legal frameworks, क्या existing legal framework है, and judgments for disqualification after crimes is said, क्या मेंशन किया। तो पहला है सबसे पहले आरपीए एक्ट, व्हिच सेज दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। आरपीए का जो एक्ट है उसमें अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द आरपीए का जो है उसमें मेंशन है, दिस इज अ लेजिस्लेशन आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस this or continuing in office upon conviction for certain criminal offences with imprisonment of 2 years or more। See, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये existing legal framework, ये आपको डिटेल में बिल्कुल याद नहीं करना है, इसके छोटा सा 1 या 2 लाइन याद करनी है, that's it, you don't have to read all these things in detail। ये वाली चीज आपको डिटेल में याद नहीं करनी है, अंडरस्टैंड, ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। जिसमें सिंपली से कहा आरपीए एक्ट में क्या होता है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या कहता है कि डिस्क्वालीफाई किसके बेसिस पर होगा, कन्विक्शन के बेसिस से, इलेक्शन नहीं कंटिन्यू किया जाएगा और ऑफिस में आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो अगर कन्विक्शन हो जाता है कौन सी क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज्यादा है। आरपीए एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऐसा कहता है। सिंपल, आपको इन डिटेल में याद नहीं करना है, बट यू शुड नो दिस थिंग्स। उसके बाद एक केस है लिली थॉमस जजमेंट है, इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। दोनों अब जो जजमेंट्स है, यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, बस ऊपर से इसको थोड़ा सा देखना, दैट्स इट। इसीलिए इसको इतना डिटेल में जाना नहीं है। क्या मेंशन किया, लिली थॉमस का एक केस है, लिली थॉमस जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द आरपीआई, जिसमें उसने कहा जो सिटिंग मेंबर्स है, व्हिच हैज अलाउड द सिटिंग मेंबर्स टू अवॉइड द डिस्क्वालिफिकेशन इफ द अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट फॉर कन्विक्शन। ठीक है, सिटिंग मेंबर्स अवॉइड कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को अगर अपील उनके अगेंस्ट, उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट की जाती है। तीसरी चीज है, एक तीसरा केस है मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जो केस है। कोर्ट नोटेड दैट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इस केस में क्या है, कोई लीगल बार नहीं है, वापस से आके अपॉइंट कर सकते हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर वापस से आके अपॉइंट कर सकता है, ये इस केस में मेंशन है। लेकिन अभी मैंने नरूला केस में ये पढ़ा था, जहां पे क्या मेंशन किया था, मोरालिटी जो इट इज इंट्रिंसिक इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो क्या बोल रहा है, कोई बार डेफिनेटली नहीं है, कोई बार नहीं, कोई लीगल बार नहीं है, कानूनी वो नहीं है कि जो कोई भी मिनिस्टर जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो एज अ कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होगा। ऐसा कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है। इमेजिन, ऐसा कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक एज एन गाइडेंस ऐसा बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, दे शुड कंसिडर अवॉइडिंग सच इंडिविजुअल्स व्हिच हैव सम क्रिमिनल एंटेसिडेंट्स, जिनके, बट प्राइम मिनिस्टर को डेफिनेटली ऐसे इंडिविजुअल्स को अवॉइड करना चाहिए जिनके कुछ पास में ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहे हो, ऐसे लोगों को। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। चौथा जो है, एक PIL ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन की 2018 की जो फाउंडेशन है वो की, जिसमें ये कहता है
Courts cannot add any new disqualification grounds beyond laws. A court, ये जिसमें इस केस के अंदर वो कह रहा है कोई अपनी मर्जी से कोई भी अब नया ग्राउंड डिस्क्वालिफिकेशन का, कस्टडी का रख दिया, कन्विक्शन का रख दिया, कोई अपनी मर्जी से कोई जो कानून के बियॉन्ड जाता हो वो नहीं रखेगी। ठीक है, तो क्या अगर करना, बिकॉज दे हैव बीन ट्राइंग, अगर करना चाहती हो तो पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेसिकली एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज में उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इस चीज को देखें कि वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है किसी भी ऐसे कैंडिडेट को एज उसकी जो मेंबरशिप को रिवोक करें, ना अलाउ करें या उसे टिकट ना दें। तो लिखा है ना, रिकमेंडेड पार्लियामेंट शू इनैक्ट लॉज रिक्वायरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज टू रिवोक द मेंबरशिप्स एंड डिनाई टिकट्स टू सीरियस क्रिमिनल्स। उनको खुद से टिकट्स ना दें। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी तो खुद की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। उसके बाद एक इसमें मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिन्होंने रिकमेंड किया कि प्लीज आरपीआई एक्ट को कि आप अपना एक्ट जो है अमेंड करिए, अमेंड करने के लिए बोला कि बाकी ऐसे वो ऐसे लीगल एक कानूनी बार लगी हो, पुट सच लीगल फाउंडेशन, लीगल एक बार लगाई कि ऐसे लोग जिनके अगेंस्ट कोर्ट ने एक क्रिमिनल चार्जेस लगाए हुए हैं, 5 ऐसे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जिनकी इम्प्रिजनमेंट, जिनकी सजा पनिशमेंट जो है 5 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो प्लीज उन्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाए। दिस हैज बीन रिकमेंडेड, ऐसे बोला है। सी द लाइन इज मेंशन 2016 इट रिकमेंडेड amended election commission of India, it has recommended the RPA to bar person against whom charges are framed by court for an offence punishable with at least 5 years of imprisonment for contesting elections। सेम चीज बोली है ना, इलेक्शंस कंटिन्यू करने के लिए अलाउ नहीं किया जाए। अब आता है, ये सब तो मैंने बता दिया भाई आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है, इस तरीके से होना चाहिए, बिल इतना फायदेमंद है, यू नो दिस हाउ कैन बी, ये इसकी फेवर पॉइंट रहेंगी, ये इसके अगेंस्ट रहेंगी ना। द क्वेश्चन इज हमें तो बीच का सोल्यूशन निकालना है ना, हम क्या इसके लिए वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन, हम क्या तरीका हम मेजर कर सकते हैं, क्या हम वे फॉरवर्ड सोल्यूशन इसके लिए निकाल सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड इज लिखा है, अगेन ओपन योर बुक, प्लीज ओपन द ऑगस्ट विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर्स बुक, उसको खोलिए और ये पढ़ाने के बाद मैं एक रीडिंग करूंगी जरा इसकी पूरा एक स्टार्टिंग से पूरा एक, आई मेक श्योर टू हैव अ रीडिंग ऑफ दिस मैन। तो मैं एक पूरा रीडिंग करूंगी क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ, एंड आई मेक श्योर कि अगर मैं ना करूँ तो आप प्लीज खुद से एक बार रीडिंग करें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक एक शब्द अच्छे से समझाया है। अभी वे फॉरवर्ड, दिस इज ओनली अ लास्ट टॉपिक एंड देन वी आर एंडिंग ऑफ दिस सेम, इससे मैं एंड करी। अब क्या लिखा है, इसका सोल्यूशन लिखा है कि इंटरम, पहला टॉपिक देखो लिखा है इंटरम सस्पेंशन दे दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, इनका कहना है कि जो वो टाइम है ना कस्टडी से लेके या डिटेंशन पीरियड तक का, उसमें इंटरम सस्पेंशन मिनिस्ट्रियल फंक्शंस का दे दो, उनको रिमूव मत करिए क्योंकि दे आर नॉट प्रूवन गिल्टी राइट नाउ ना। तो ऐसा बोला कि उनको उनके मिनिस्ट्रियल फंक्शन से शुड बी सस्पेंडेड, वहां से और गवर्नेंस करें एंड अलाउ देम टू गवर्न, कंटिन्यू करते रहे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, विद अकाउंटेबिलिटी के साथ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदारी से नहीं भागना, अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी जो है कि जो क्वेश्चन है जिस चीज से, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अकाउंटेबिलिटी, प्लीज कंटिन्यू योर गवर्नेंस और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अकाउंटेबिलिटी। सी द लाइन दे हैव मेंशन्ड, रेदर देन आउटर, सीधे रिमूव करने से तो बेटर है ना, रेदर देन आउटराइट रिमूवल से बेटर है लॉज कुड प्रोवाइड द इंटरम सस्पेंशन ऑफ द मिनिस्ट्रियल फंक्शंस, वो सस्पेंड कर दिए जाए, पोजीशन से ना हटाया जाए ड्यूरिंग योर ऑनगोइंग ट्रायल्स, जब तक उनके ट्रायल्स चल रहे हैं तब तक। अलाउइंग द गवर्नेंस टू कंटिन्यू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अकाउंटेबिलिटी। अंडरस्टैंड, इस जिम्मेदारी से नहीं भागना है, जिम्मेदारी से नहीं भागना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी होती है बेसिकली, ठीक है, जवाबदेही से नहीं भाग सकते। दूसरी चीज है कि स्ट्रेंथनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तो मुझे ऐसा लगता है, एंड आई आल्सो फील दिस थिंग्स, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल पार्टीज रोल, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर ये एक इंस्टिट्यूट सेल्फ डिसिप्लिन, एक इंटीग्रिटी लेके आए, ठीक है, ताकि दे विल नॉट कमिट टू एनी सच पर्सन, दे विल नॉट कमिट टू नॉट फील्डिंग कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ, कि वो खुद से एक ऐसे कैंडिडेट को इंक्लूड ना करें जिनका एक क्रिमिनल, तो पॉलिटिकल पार्टीज खुद से एक ऐसे कैंडिडेट को इंक्लूड ना करें जिनका खुद का एक ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, ठीक है। सो फोकस शुड बी मोर ऑन द इंटीग्रिटी रेदर देन विनेबिलिटी, इंटीग्रिटी पे फोकस करना चाहिए, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को वो इतना इंस्टिल करें। एक है
इसकी लॉ कमीशन, दिस इज ऑलरेडी बीन मेंशन कि जो भी लॉ कमीशन रिकमेंडेशन देती है उसको प्लीज इंक्लूड किया जाए. व्हाट इज द रिकमेंडेशन दे हैव मेड? It recommended that framing of the charges for the offences punishable by up to 5 years of imprisonment should be made an additional ground for disqualification. This said, and this would filter out the frivolous or politically motivated arrests by ensuring initial judicial scrutiny. What does it mean? इनका कहने का मतलब है कि ये लॉ कमीशन जो है उसने रिकमेंड किया कि वो सारे चार्जेस जो उन ऑफेंसेस के, वो सारे चार्जेस जो उन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस पे लगते हैं जिनकी पनिशमेंट 5 या 5 साल से ज्यादा के लिए है, उसको एक एडिशनल ग्राउंड बना देना चाहिए फॉर डिस्क्वालिफिकेशन का. ठीक है, एक और एडिशन. इससे क्या होगा, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे वो छोटे छोटे जो भी फ्रिवलेस या पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट किए जाते हैं, जो पॉलिटिकली कारण रीजंस की वजह से. अगर देखो बड़ा 5 साल के लिए अगर किया जाएगा तो अगर एडिशनल ग्राउंड उसके लिए बना देंगे तो वो तो अपने आप ही अलग हो जाएगा कि दिस इज वन ऑफ द सीरियस क्रिमिनल क्राइम, 5 इयर्स के लिए था, इसीलिए ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड. और बाकी जितने भी कारण होंगे वो पता चलेगा कि छोटे रीजंस के लिए, फ्रिवलेस के लिए है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना. तो अपने आप एक इनिशियली डोंट यू थिंक जुडिशियल स्क्रूटनी हो रही है शुरुआत में, क्योंकि जुडिशियल स्क्रूटनी तो डेफिनेटली जुडिशरी को करनी ही करनी है, बट क्यों ना हम शुरुआत से उस चीज का ध्यान रखें. दिस इज व्हाट दे हैव मेंट. ठीक है, उसके बाद इज वन मोर पॉइंट. अब क्या बोला है? बेल. बेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इट, कि अब इसके लिए और सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं. बेल डेफिनेटली, क्या लिखा है? मेकिंग बेल अ रूल. सिर्फ बेल डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन जो हीनियस नेक्स्ट इज मेकिंग बेल अ रूल. बेल को एक रूल बना दिया जाए. सो इट इज सजेस्टेड टू मेक अ रूल एक्सेप्ट जो हीनियस वायलेंट क्राइम है उनको छोड़ के, जो बहुत ही हीनियस क्राइम है जिनमें कुछ ऐसी सीरियस क्रिमिनल केसेस जो है उनको छोड़ के. ठीक है, बाकी सारे केसेस में बेल तो मिल जानी चाहिए. और सो दैट जब ये न्यू प्रोविजंस इंक्लूड किए जाए तो इन प्रोविजंस की वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी हो लोगों के अंदर, है ना. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस. इस फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस इज बेसिकली, तो क्या बोला यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ डिस्क्वालिफाइंग मिनिस्टर्स मेरिली बेस्ड ऑन देयर अरेस्ट, तो फोकस शुड शिफ्ट टू फास्ट ट्रैकिंग सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट मिनिस्टर. एब्सोल्युटली रिमूवल कर रहे हैं, सिर्फ ट्रायल लगाना, सिर्फ कस्टडी में लेना या डिटेंशन में करना, अरेस्ट करा है, कस्टडी में लिया, दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल जब तक एक फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल इन सारे केसेस का, फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस का एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन या स्विफ्टर ट्रायल्स नहीं हो जाते, तब तक दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क. आप केसेस लगाते रहिए, केसेस बढ़ाते रहिए, वापस वही सेम चीज होगी. अंटिल द ट्रायल डज नॉट वर्क फास्ट, जब तक फास्ट ट्रैकिंग नहीं होगी तब तक. ये एक तरीका है. नेक्स्ट एक पॉइंट मेंशन है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट नीड्स टू हैव अ इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म. एस्टैब्लिशिंग अ इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म इसमें होना चाहिए, जो पूरी तरीके से, जिस तरह से ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जिस तरह से कोर्ट होते हैं, जुडिशियल पैनल होता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी. इट कुड एग्जामिन वेदर कंडीशन फॉर रिमूवल हैव बीन मेट, जो कंडीशन है एक्चुअली रिमूव करने की वो हुई है या नहीं हुई है. इससे क्या होगा? इट विल प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव ओवररीच, ताकि एग्जीक्यूटिव ज्यादा अपने रीच मतलब लिमिट से ज्यादा ना करे, एंड ऑफ कोर्स इम्पार्शियल एक एप्लीकेशन हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी, सो आई होप आपको ये मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी. मैंने हर एक पॉइंट को इस बहुत डिटेल में, हर एक वर्ड को कोशिश की है, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है उनको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की. एंड आफ्टर लिसनिंग, ट्रस्ट मी, पूरा सुनने के बाद जब आप वापस से इस चैप्टर को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड के साथ लंबा टॉपिक था ये, उसको जब आप वापस से रीड करेंगे विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स को, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा. और इसकी जो समरी है, इसका एक शॉर्ट वर्जन मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें मैं शेयर कर दूंगी. आप वो पूरा पढ़ने के बाद, क्योंकि पूरा आपको डिटेल में ये लैंग्वेज एग्जैक्टली लिखनी नहीं है एग्जाम में, है ना, क्योंकि उसको आपको शॉर्ट में लिखना होता है, लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है और समझना होता है. तो वो मैं आपको शॉर्ट में उसको एक समरी मैं टेलीग्राम लिंक में शेयर कर दूंगी. एंड जो भी हो प्लीज आप शेयर कीजिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल. अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक में डिस्कस कर सकती हूँ. और इसके बाद में पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इसका कल में एक नया टॉपिक इसी में अगस्त का मैं कंप्लीट कराऊंगी. और कीप लाइकिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग इट, फीडबैक दीजिए अपना, और फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल. थैंक यू सो मच. राधे राधे.